वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सिलेबस में शामिल यूनिट नंबर 1 के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज इकाई संख्या 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी यूनिट नंबर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 80 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय टाइप के। बीए सेमेस्टर 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना पड़ता है बीए के फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। मॉडल पेपर है 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर अगर हम पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपकी लाती रहती है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। आइए यूनिट नंबर 2 किससे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इकाई नंबर 1 के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी मॉडल पेपर वगैरह फिर आते रहते हैं। आपका लिखित मॉडल पेपर हो ही चुका है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप समझ ही रहे हैं, ये हो ही रहा है, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन, नाइडा एक विद्वान है, तो नाइडा के द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? विश्लेषण, पुनर्रचना, अंतरण, ये तीनों संकलित हैं बेसिकली। नाइडा के द्वारा प्रतिपादित जो एक प्रकार से प्रक्रिया है, अनुवाद की प्रक्रिया पहले विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस, फिर अंतरण किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद में फिर पुनर्रचना उसके की जाती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न, न्यूमार्क द्वारा रेखांकित अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों में कौन सा सम्मिलित है? देखिए, जो न्यूमार्क महोदय, इन्होंने जो अनुवाद की प्रक्रिया के सोपान बताए हैं, इन्होंने भी मूल भाषा पाठ के बारे में पहले बताया, बोधन व्याख्या करें उसकी, फिर अभिव्यक्ति पुनर्सृजन करें उसका, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी सोपान बताए हैं अनुवाद प्रक्रिया के ये सब चरण हैं। अगला क्वेश्चन से तीसरा, तो वो भी प्रश्न दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, बाथ गेट के 7 सोपानों में कौन सा सम्मिलित है इनमें से? बाथ गेट ने 7 प्रकार के सोपान बताए हैं अनुवाद प्रक्रिया के। पहला है समन्वय, दूसरा विश्लेषण, तीसरा बोधन, चौथा परिभाषिक अभिव्यक्ति करें उसकी, और आपका 5वां पुनर्रचना, 6वां पुनरीक्षण, और आपका जो है आपका 7वां है जो है पर्यालोचन करें। पर्यालोचन मतलब कि उसका मूल्यांकन कर लें, कितना सही कितना गलत, जहाँ तक हम सोचे थे वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये प्रश्न कई बार आया हो परीक्षा में, इसको नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन, खय्याम की रुबाइयों में के प्रसिद्ध अनुवादक हैं। खय्याम एक शायर हैं, रुबाई वगैरह लिखते थे, गजल रुबाई लेखक हैं खय्याम। तो खय्याम की जो रुबाइयाँ हैं उनके प्रसिद्ध अनुवादक कौन रहे हैं? तो इनकी जो है रुबाइयों के अनुवादक और हरिवंश राय बच्चन ने भी किया, मैथिली शरणगुप्त ने, सुमित्रानंद पंत, केशव प्रसाद पाठक, इन सभी ने भी किया है, ठीक है। ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन आप देखिएगा भैया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देखिए, लिखित रूप में होने वाला अनुवाद पाठ अनुवाद है। क्या यह बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल ठीक बात है। लिखित रूप में होने वाला अनुवाद पाठ अनुवाद होता है, ठीक बात है। वक्ता के द्वारा वाक्य पूर्ण करते ही दुभाषीय या अनुवादक के द्वारा प्रस्तुत मौखिक संदेश वायु अनुवाद कहलाता, आशु अनुवाद कहलाता है, ठीक है। तो ये आशु अनुवाद कहलाता है। कौन सा कथन सत्य है इनमें से भाई? देखिए, वैसे यहाँ पर आशु अनुवाद कर ले, यहाँ पर वायु अनुवाद या आशु अनुवाद उसी को कहते हैं। सी ऑप्शन होगा, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, भाषण या टेप रिकॉर्डर की ध्वनि को लिपिबद्ध करने को क्या कहा जाता है? किसी भाषण या कोई टेप रिकॉर्डर है, उसकी ध्वनि जो आ रही है उसको लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम लिप्यांकन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि कोई जो है भाषण कोई दे रहा है उसको लिखते चले साथ साथ में, या कोई वीडियो लेक्चर से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लिखते हुए चले साथ साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें, या कोई एक प्रकार से क्या हो कि कोई टेप रिकॉर्डर आप चला ले, कोई वीडियो चला ले, उसको वो बोल रहा है और आप उसको लिखते चले, तो उसी को लिप्यांकन कहते हैं। लिपि को अंकन करना, ठीक है, ध्वनि का अंकन करना, उसी को लिप्यांकन कहते हैं। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखें, मूल पाठ में सभी भाषिक स्तरों का लक्ष्य भाषा में अंतरण
समग्र अनुपात कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी मूल पाठा में जो भाषिक स्तर हैं वही चीज़ लक्ष्य भाषा में जब अंतरित हो जाते तो वही समग्र अनुपात कहलाता है। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात कह रहा है कि समग्र अनुवाद व्यवहारिक स्तर पर संभव नहीं है। समग्र अनुवाद बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर समग्र मतलब कि जो है नहीं होते, संभव नहीं है। ये एक प्रकार से लिखित रूप में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी भाषिक स्तर सभी लक्ष्य भाषा में अंतर करना मुश्किल होता है व्यवहारिक रूप में। अनुवाद कभी भी समरूपी नहीं होता बल्कि समतुल्य होता है। बिल्कुल, ये एक प्रकार से हमेशा समरूपी नहीं, तो जैसा मुख्य भाषा है मूल भाषा में है सेम वैसा नहीं होता लक्ष्य भाषा में, कुछ कुछ होता है, समतुल्य उसके होता है, एकदम वैसा नहीं होता। बिल्कुल सभी बातें सत्य हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, जब मूल्य पाठ में आए प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया जाता है तो उस प्रकार के अनुवाद को क्या कहते हैं? यानी जब एक प्रकार से मूल पाठ में आए प्रत्येक शब्द का अलग अलग अनुवाद किया जाता है तो उसी को शाब्दिक अनुवाद कहा जाता है। प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरी इकाई का। मूल पाठ का भाव ग्रहण कर नए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में की गई रचना को क्या कहा जाता है? मूल पाठ का भाव को ग्रहण किया जाए और नए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में उसको लिखा जाए। फिर से पहले मूल पाठ को पढ़ें, फिर उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जिसमें आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग उसको लिखें। इसको क्या कहते हैं? भाव अनुवाद, समग्र अनुवाद या छाया अनुवाद? बताएं। इसको कहते हैं भैया छाया अनुवाद, ठीक है। कि मूल पाठ की छाया तो पड़ रही लेकिन उसकी जो लिपि है, क्रियाशैली, वो सब अलग है। अनुवादता की अवधारणा उत्पन्न होती है, बताएं। अनुवादता की अवधारणा उत्पन्न होती है भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की वजह से या मूल की आद्यतता की वजह से? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों की वजह से, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आ चुका 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, वैज्ञानिक साहित्य में अनुवादता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? वैज्ञानिक साहित्य में अनुवादता की स्थिति उत्पन्न होती है कब? परिभाषिक शब्दावलियों के प्रयोग में, पूर्णता और स्पष्टता का ध्यान रखने में, वैज्ञानिक विषय और संदर्भ के ज्ञान में। बिल्कुल ठीक बात है, उपरोक्त सभी स्थितियों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद उचित या सही नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं वाला शब्द काट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद उचित या सही है? ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशियन, बिल्कुल ठीक बात है। गधे को बाप बनाना, टू फिल्टर टू फूल फॉर एक्सपेडेंसी, दांत खट्टे कर, टू गिव अ टच फाइट, या उपरोक्त सभी सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? उपरोक्त सभी इनमें से सत्य हो जाएंगे। बिल्कुल ये सभी सत्य हैं, सभी अनुवाद सत्य हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। 13वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए भाषा प्रकार के आधार पर दो भेद उत्पादन सापेक्ष रूप होता है, एक सापेक्ष रूप और एक सापेक्ष उपादान सापेक्ष और रूप सापेक्ष। ये एक प्रकार से भाषा प्रकार के आधार पर दो भेद होते हैं। किसके दो भेद है? भाषा प्रकार के आधार पर दो भेद होते हैं, उपादान सापेक्ष और रूप सापेक्ष, ठीक है। उपादान सापेक्ष के भी दो भेद है, पाठ सापेक्ष और आशु अनुवाद। रूप सापेक्ष के भी दो भेद होते हैं आपके, पद्यानुवाद और गद्यानुवाद। बिल्कुल ठीक बात है, उपरोक्त तो सभी सुमेलित हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से, लेखन प्रकार का कौन सा भेद नहीं है? लेखन प्रकार का कौन सा भेद नहीं है? लेखन प्रकार का भेद कौन सा है करें? सबसे पहली बात देखिए, लिपियांकन और लिपियांतरण जो होता है ये लेखन प्रकार मतलब कि लेखन प्रकार का भेद है, ये दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर नहीं काट दीजिए, ठीक है, सी ऑप्शन। 15 नंबर, पाठ के आधार पर अनुवाद के दो भेद। पाठ के आधार पर अनुवाद के दो भेद बताएं। देखिए पाठ के आधार पर अनुवाद के दो भेद की अगर बात की जाए तो पाठ के आधार पर अनुवाद के दो भेद होते हैं आपके, एक तो अभिव्यक्ति सापेक्ष और एक होता है अर्थ सापेक्ष भेद अनुवाद का, सी ऑप्शन, आ और बा दोनों। 16वां क्वेश्चन आप देखिएगा, रचना सापेक्ष उपभेदों में शामिल हैं। रचना सापेक्ष उपभेदों में आंशिक अनुवाद और पूर्ण अनुवाद या संक्षिप्त अनुवाद शामिल है। फिर ये सभी देखिए रचना सापेक्ष उपभेदों में पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद और संक्षिप्त अनुवाद ये सब शामिल हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो गया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए निम्न में से किस चीज़ की आवश्यकता
होगी। यहाँ पर नहीं काट दीजिएगा, ठीक है। देखिए, स्रोत भाषा और अंग्रेजी पर अधिकार, लक्ष्य भाषा और हिंदी पर अधिकार, बिल्कुल ठीक बात है। विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, उपरोक्त तो सभी की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश है? वेबस्टर या रैंडम हाउस? देखिए, वेबस्टर और रैंडम हाउस दोनों अंग्रेजी डिक्शनरी हैं, अंग्रेजी शब्दकोश हैं, ठीक बात है। और बात दोनों। पर्याय निर्धारण का आधार निम्नलिखित में से कौन है? पर्याय निर्धारण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, संदर्भ और अनुवाद भाषा की प्रकृति, ये पर्याय निर्धारण के आधार में शामिल हो सकते हैं, संदर्भ के आधार पर भी और अनुवाद भाषा की प्रकृति के आधार पर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है भैया। 21 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा अनुदित मुहावरे हैं। देखिए, पुण्य इच्छा, पीयूष विष के नाम से, ठीक है। स्वर्ण युग, गोल्डन एज, स्वर्णिम अतीत, गोल्डन पास्ट, बिल्कुल ठीक बात है। ये सभी मुहावरे इन्हीं के ही हैं। सफल अनुवाद की अनिवार्य शर्त, देखिए, अर्थ ग्रहण करने की सच्ची शक्ति होनी चाहिए सफल अनुवाद में। व्याकरण सम्मत शब्द योजना और वाक्य योजना होनी चाहिए। पारदर्शी और स्पष्ट सुवाच्य और प्रवाहमयीता होनी चाहिए इसमें, ठीक बात है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्वालिटी होनी चाहिए सफल अनुवाद के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा उल्लिखित अनुवाद के 6 चरणों में कौन सा चरण सम्मिलित है? देखिए, मूल, पाठ, बोधन, विश्लेषण, भावांतरण, पुनरीक्षण, तुलना और समायोजन, ये 6 चरण होते हैं अनुवाद के, ठीक है। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले मूल पाठ का बोधन यानी मूल पाठ की जानकारी ग्रहण करें, फिर उस मूल पाठ का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें उन मुद्दों पर, फिर उसका भाव का अंतरण कर लें कि इसका हम भाव अंतरण इसका क्या होगा, फिर उस भाव अंतरण का पुनरीक्षण करें, जो आपने अंतरण किया, जो आपने लिखा, अनुवाद किया, उसको आप एक बार चेक कर लें कि क्या एक प्रकार से कुछ अगर त्रुटि रहेगी तो उसको सही कर लें। फिर उसके अंदर उसकी तुलना करें, किससे? मूल पाठ से तुलना करें कि जो मूल पाठ का भाव कह रहा है वो हमारा भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिर उसका समायोजन करें जो कुछ कमियां रह रही हैं। तो इस तरीके से ये 6 चरण होते हैं अनुवाद प्रक्रिया के अनुवाद करने के। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। 24 नंबर प्रश्न है, कासा गांद्रे के अनुसार अनुवाद का कौन सा भेद निम्नलिखित में से है? सौंदर्य परक अनुवाद, संस्कृति परक या तथ्य परक? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। कासा ग्रांद्रे के अनुसार अनुवाद का कौन सा भेद निम्नलिखित में से है? तो देखिए, सौंदर्य परक अनुवाद, तथ्य परक अनुवाद और संस्कृति परक अनुवाद, ये सारे अनुवाद के प्रकार में शामिल है, डी ऑप्शन। 25 नंबर प्रश्न, यस्से ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श नाम से किसने अनुवाद किया? बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। यस्से ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी में समालोचनादर्श नाम से किसने अनुवाद किया है भैया? पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अनुवाद किया है 1898 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, 1898 में पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अनुवाद किया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस्से ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श पुस्तक के नाम से अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 26 नंबर देखेंगे। प्रश्न, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर जो कि अंग्रेजी के बढ़िया नाटककार माने जाते हैं, तो शेक्सपियर और हिंदी के मतलब अंग्रेजी के बहुत फेमस व्यक्ति हैं शेक्सपियर। बिना शेक्सपियर की अंग्रेजी शायद बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था किसने? रांगे राघव ने। किसने किया था? रांगे राघव हिंदी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? त्यागपत्र किसका है? त्यागपत्र किसी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है, उपन्यास है। इसका आज्ञे जी ने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दुभाषिए की भूमिका किस अनुवाद में होती है? दुभाषिए की भूमिका जो है आंसू अनुवाद में होती है। किस अनुवाद में भैया? आंसू अनुवाद में होती है। आंसू अनुवाद में क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति बोलता है अंग्रेजी में, उसका तुरंत हिंदी में बोलना होता है, बगल में समझाना होता है, चाहे वो किसी भाषण में हो या फिर किसी प्रकार से किसी दूसरे से बात कर रहा हो या करवा रहा हो। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका, वैराग्य शतक, गीत गोविंद, श्रृंगार शतक, गंगा लहरी, इन सभी रचनाओं का अनुवाद किसने किया? परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं सब। तो वैराग्य शतक का अनुवाद हो गया, गीत गोविंद, श्रृंगार शतक, गंगा लहरी का अनुवाद किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन सभी का अनुवाद किया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यदि दो कृतियों की आत्मा और मतलब अंतस्तत्व मतलब कि अंतस्तत्व तो एक हैं, केवल इनके रूप में मामूली अंतर है, तब वह रूपांतरण हुआ।
यह कथन किसका है रूपांतरण को लेकर के? यह कथन है डॉक्टर देवेंद्र कुमार का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाज विज्ञान में कौन सम्मिलित नहीं है? समाज विज्ञान में कौन सम्मिलित नहीं है? तो समाज विज्ञान में अगर बात की जाए जो देखें, इतिहास और भूगोल सामाजिक विज्ञान है, ठीक बात है। समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र भी सामाजिक विज्ञानों में आता है। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र भी सामाजिक विज्ञानों में आता है। जबकि ज्योतिष और अंकशास्त्र जो होता है ये आपका जो है समाज विज्ञान नहीं होता है, बल्कि साइंस में आता है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यह एक प्रकार समाज विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। कौन सा? ज्योतिष और अलंकार शास्त्र। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ वगैरह आपको एक प्रकार से, बेसिकली पीडीएफ का मतलब ये कि आपको क्रैश कोर्स में हमारे ज्वाइन होना है। सभी सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स की व्यवस्था कर दी गई। 91 61 93 60 62 पर SMS करेंगे, यानी कम समय में सारी तैयारी, यानी सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम फटाफट से लिख करके भेज दीजिएगा। सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लगातार परीक्षाएं प्रश्न आने वाले जो हैं, मॉडल पेपर जल्दी तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर तैयारी। मॉडल पेपर बहुत ही मेन होते हैं। यूनिट वाइज वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन आप मॉडल पेपर जरूर देखें। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, आपके पास ये आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करना है। ठीक है, नाम अपना, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, और आप 4th सेमेस्टर में हैं ही, तो मुझे पता, आप सेमेस्टर अपना बता दीजिएगा किस सेमेस्टर में है। ठीक है, सेमेस्टर का नाम भी आप लेकर के भेज दीजिएगा। इसके बाद में आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये जो है फीस जो है भरनी होगी। 100 रुपये आप हमारे पास सेंड करेंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। और आपको बता दूं, ग्रुप से जुड़ने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा PDF नोट्स मिलेगी, जो भी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं या फिर जो भी प्राइवेट वीडियोज़ होती हैं, सभी के PDF नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, MCQs PDF नोट्स हों, चाहे आपके लिखित PDF नोट्स हों, सभी टाइप के PDF नोट्स आपको मिलेंगे। जिनको भी जुड़ना है, ये किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि केवल हिंदी का मिलेगा, नहीं। हिंदी के साथ साथ आपके 3-4 सब्जेक्ट जो और आपके 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सभी सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जा रही है। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ें, देर ना करें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतर अंदाज में तैयारी हो रही है। जिनको भी जुड़ना सभी लोग जुड़ जाइएगा। मात्र 3 4 5 चीज़ें आप देख लेंगे, मॉडल पेपर, महासंग्राम, महामैराथन क्लास और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के। बस उसके बाद में आपका कुछ अलग से नहीं पढ़ना, सब कुछ वहीं से आने वाला है। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, सभी में यही चीज़ें आती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फटाफट से जुड़े, स्क्रीनशॉट मतलब कि तुरंत आप SMS करें हमारे पास और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएं, मात्र 100 रुपये फीस में। चलें, BA 4th सेमेस्टर हिंदी का एक क्लास चल रहा है, यूनिट नंबर 2 के MCQs। 32 नंबर क्वेश्चंस। अनुवाद का क्षेत्र है ज्ञानात्मक और भावात्मक साहित्य, धर्म और विश्व साहित्य, शिक्षा, प्रशासन, न्यायालय, पत्रकारिता, सभी में अनुवाद की जरूरत पड़ती है। ये सब अनुवाद के क्षेत्र हैं, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, होरी नाम से नाट्य रूपांतरण विष्णु प्रभाकर ने किस उपन्यास में किया? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। होरी नाम से नाट्य रूपांतरण विष्णु प्रभाकर ने किस उपन्यास का किया है? तो उन्होंने गोदान नाम का उपन्यास किया है होरी नाम से। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है भैया? गोदान रचना किसकी? गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, ये सब रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की ही हैं। 34 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक भाषाओं में विशिष्ट मुहावरे और लोकोक्तियां पाई जाती हैं जिनके सांस्कृतिक संदर्भ अलग अलग होते हैं। ऐसे में अनुवाद के समक्ष कठिनाई उपस्थित हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में विशिष्ट मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। अब लोकोक्ति और मुहावरों का अनुवाद करते समय एक अनुवादक के पास में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उस लोकोक्ति और मुहावरे का सही अर्थ को समझना। ठीक है, तो सांस्कृतिक संदर्भ अलग अलग होता है और ऐसे में अनुवादक के समक्ष कठिनाई उपस्थित हो जाती है। यह परिभाषा एक अनुवादक के बारे में किसने बताई है? तो यह परिभाषा बताई किसने? डॉक्टर पूर्णचंद टंडन ने। डॉक्टर पूर्णचंद चंदन, ठीक है, पूर्णचंद टंडन। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा इसका। 35 नंबर क्वेश्चन से, ये सब PDF अब जो आपको सारी PDF मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, जो मिलती रहेगी इंपॉर्टेंट चीज़ों की। साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद है। साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद, देखिए काव्य अनुवाद और नाट्य अनुवाद होता है, कथानुवाद भी है, निबंध, जीवनी के आदि के आधार पर अनुवाद। डी ऑप्शन पर सभी का अनुवाद होता है। प्रकृति के आधार पर अनुवाद है, भूलनिष्ठ और भूल मुक्त। बिल्कुल, प्रकृति, भूलनिष्ठ और भूल मुक्त दोनों प्रकार के अनुवाद हैं। सी ऑप्शन, आ और बा दोनों। किस अनुवाद में मूल की मुख्य बातों को सम्मिलित किया जाता है? तो मूल की मुख्य बातों को सम्मिलित किया जाता है किस प्रकार के अनुवाद में?
तो किसमें क्या आता है भैया, सार अनुवाद में जो है मूल की मुख्य बातों को, यानी सार सार को कहले थोथा दिए उड़ाए, बेकार चीजों को नहीं लेकिन मूल मूल बातों को, मुख्य मुख्य बातों को इसमें ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, मूल सामग्री का अभिव्यक्ति और अर्थ के आधार पर लक्ष्य भाषा में निकटतम और स्वाभाविक अनुवाद क्या कहलाता है। मूल सामग्री का अभिव्यक्ति और अर्थ के आधार पर लक्ष्य भाषा में निकटतम और स्वाभाविक अनुवाद जो होता है उसको हम यथार्थ अनुवाद या आदर्श अनुवाद के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। कैटफोर्ड ने भाषिक स्तर पर अनुवाद माना है। कैटफोर्ड ने भाषिक स्तर पर अगर बात की जाए तो कैटफोर्ड ने भाषिक स्तर पर अनुवाद माना है एक निर्बद्ध अनुवाद और एक समग्रता में अनुवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का उपयुक्त दोनों। डॉक्टर सुरेश कुमार ने अनुवाद वर्गीकरण का आधार माना भाषा केंद्रित अनुवाद, भाषा बाह्य अनुवाद, मिश्रित अनुवाद या फिर उपयुक्त सभी अनुवाद। तो ये सारे अनुवाद डॉक्टर सुरेश कुमार ने अनुवाद वर्गीकरण का आधार, ये सारे आधार के आधार पर अनुवाद को वर्गीकृत किया। 41 नंबर क्वेश्चन से परिसीमित वस्तु अनुवाद के भेद हैं। परिसीमित अनुवाद के भेद हैं। परिसीमित अनुवाद के भेदों में स्वानिमिक अनुवाद, लेखनीय अनुवाद, लेखनीय अनुवाद और व्याकरणिक और शब्दकोशीय अनुवाद, ये चारों अनुवाद शामिल हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। भाषा बाह्य अनुवाद में पाठ के आधार की दृष्टि से अनुवाद है। देखिए, पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद, ये भाषा बाह्य अनुवाद में पाठ के आधार पर दो प्रकार के दृष्टि अनुवाद हो सकते हैं, एक पूर्ण अनुवाद और एक आंशिक अनुवाद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुवाद में अनुसृजन किस विधा के लिए उपयुक्त होता है। अनुसृजन, अनुसृजन जो होता है अनुवाद में, अनुसृजन किस विधा के लिए उपयुक्त होता है तो कविता के लिए उपयुक्त होता है अनुसृजन करना। ठीक है, ये ऑप्शन, पहले कविता को पढ़ करके समझ लेते फिर उसको अपने हिसाब से फिर उसको अनुवादित किया जाता है, क्योंकि काव्य अनुवाद थोड़ा जटिल होता है। 44 नंबर प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया अनुवाद दुर्लभ बंधु किस प्रकार का अनुवाद है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किस भाषा, मतलब किस नाम से किया। दुर्लभ बंधु के नाम से किया। आपसे पूछा था मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु जो है शीर्षक से अनुवाद किसने किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ऐसे कई प्रकार से घुमा करके प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये किस प्रकार का अनुवाद है, भाव अनुवाद, छाया अनुवाद, रूपांतरण या शब्द अनुवाद, क्या है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुवाद किया गया है दुर्लभ बंधु के नाम से, यह एक रूपांतरण होता है। ठीक है, रूपांतरण टाइप का अनुवाद है। अगला प्रश्न, बॉम्ब, बॉम्ब का बम्ब, कीट्स का कीट्स किस प्रकार का अनुवाद है। नहीं, बॉम्ब को हम ऐसे बॉम्ब लिख दें, ठीक है, कीट्स को हम ऐसे कीट्स लिख दें, तो ये किस प्रकार का अनुवाद है, लिपियांतरण है या लिपियांकन है। ठीक है, ये क्या है भाई बताएं। तो ये बिल्कुल, ये क्या है, ये एक लिपियांतरण होता है। जैसे कि हमने लिख दिया था बॉम्ब को, तो ये रोमन में लिखा है, ये देवनागरी में कर दिया बम्ब। कीट्स ये देवनागरी, मतलब कि रोमन में है, ये कीट्स आपका देवनागरी में है, तो ये एक लिपियांतरण है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन। मेरा दिल बाग बाग हो गया किस प्रकार का अनुवाद है। ये एक प्रकार से किस प्रकार का अनुवाद है भैया, ये है शब्द प्रति शब्द अनुवाद। मेरा दिल बाग बाग हो गया, अब इसका अंग्रेजी में वैसे तो कोई दूसरा अनुवाद होगा, लेकिन अगर शाब्दिक अनुवाद देखें, मुहावरा है, मुहावरे का अलग अनुवाद होता है, आर्थिक अनुवाद होता है। ठीक है, शाब्दिक अनुवाद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्द प्रति शब्द अनुवाद है। जैसे यहाँ पर मेरा, मेरा से क्या बनता है माई, दिल, दिल से हार्ट, ठीक है, बाग, बाग माने मतलब कि गार्डन होता है और फिर दूसरा गार्डन एंड, ठीक है, बाग बाग हो गया, मेरा दिल क्या हो गया, बाग बाग हो गया, यानी कि क्या हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरा माई हार्ट, और यहाँ पर हो गया मतलब होता है बीकेम। ठीक है, बीकेम शब्द का प्रयोग आ गया, तो ये एक प्रकार से शब्द प्रति शब्द अनुवाद हो गया, प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आ चुका 47 नंबर, द मेजर पार्सन या मेजर पार्सन ऑफ माई एहीसेस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज का अनुवाद हिंदी में कैसे करेंगे। मेरी भस्म का अधिकतर भाग, मेरी भस्म का अधिकतर भाग अन्य ढंग से समाप्त किया जाए, कि ये किस प्रकार का अनुवाद है। ये एक प्रकार से किस प्रकार का अनुवाद है भैया, तो ये शाब्दिक अनुवाद है, शब्द दर शब्द अनुवाद यहाँ पर किया गया, शाब्दिक अनुवाद है, यानी कि ये शाब्दिक अनुवाद कहा जाएगा, क्योंकि शब्द के हिसाब से किया गया है। प्रति शब्द का अनुवाद नहीं कि एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो गया, नहीं, यहाँ पर कुछ हिंदी के शब्द को छोड़ करके कुछ अंग्रेजी के शब्द को ग्रहण करके इस तरीके से किया गया। शब्द प्रति शब्द में होता है कि एक एक शब्द का अनुवाद होगा, हर एक शब्द का अनुवाद किया जाएगा, लेकिन इस शाब्दिक अनुवाद में क्या होगा कि शब्द जो इंपॉर्टेंट शब्द है उन्हीं का किया जाएगा। शब्द या वाक्य पर ध्यान देने की बजाय अर्थ पर ध्यान देने वाला अनुवाद किस प्रकार का अनुवाद कहलाता है।
तो उसको भाव अनुवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अनुवाद प्रक्रिया का विधिवत विवेचन सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये दोनों प्रश्न, ये सब प्रश्न इंपोर्टेंट है। बताएं, अनुवाद प्रक्रिया का विधिवत विवेचन करने का सबसे पहले काम किया था नायडा महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अंतरण में संदेश के सूचना तत्वों का पुनर्विन्यास होता है। निम्न में से किस प्रकार के द्वारा पुनर्विन्यास होता है? किस प्रकार के द्वारा पुनर्विन्यास होता है? देखें, पूर्ण विन्यास मुहावरों लोकोक्तियों का होता है। विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास एक शब्द का होता है। संश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास कई इकाइयों का एक शब्द में होता है। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। कौन सा कथन सत्य कर ले? यहाँ पर चूंकि सारे सत्य कथन दिए हैं। नायडा ने बाइबिल का अनुवाद किया, बिल्कुल ठीक बात है। नायडा ने प्रक्रिया में भाषाई सिद्धांत और न्यूमार्क ने पाठ की प्रकृति और उसके संदेश पर बल दिया, ठीक बात है। न्यूमार्क का चिंतन अपेक्षाकृत व्यापक और गहन और आधुनिक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऊपर तो सभी सत्य हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न रचनात्मक अनुवाद के लिए निम्न में से किस प्रकार की समतुल्यता अपेक्षित है? रचनात्मक अनुवाद के लिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक अनुवाद के लिए निम्न में से किस प्रकार की समतुल्यता अपेक्षित होती है? तो भाषा परक समतुल्यता, भाषा मतलब भाव परक समतुल्यता, शैली परक समतुल्यता, इन सभी प्रकार की समतुल्यता अपेक्षित होती है रचनात्मक अनुवाद के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सत्य है भैया, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पाठ्य परक दृष्टि से यह देखा जाता है कि अनुदित कृति संदेश बनावट और बुनावट के आधार पर मूल पाठ के कितने नजदीक है, बिल्कुल देखा जाता है पाठ्य परक दृष्टि से। और दूसरी बात है, प्रक्रिया परक दृष्टि में अनुवाद को स्वायत्त मानते हुए उसकी विशिष्टता और सीमा की व्याख्या भी की जाती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन दोनों सत्य हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 54 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पद्य या गद्य में, गद्य का पद्य में रूपांतरण पद्यानुवाद है, यानी पद्य या गद्य का पद्य में अनुवाद करना पद्य अनुवाद है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, मूल पद्य का गद्य में किया गया रूपांतरण गद्य अनुवाद कहलाता है। मूल पद्य का गद्य में अनुवाद करेंगे तो उसको गद्य अनुवाद करेंगे, दोनों सत्य बातें हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, जब मूल रचना या पाठ, मूल पाठ के प्रत्येक अंश का अनुवाद किया जाता है तो उसको पूर्ण अनुवाद कहते हैं, ठीक बात है। दूसरी बात है, जब मूल रचना के कुछ अंश का अनुवाद किया जाता है तो उसको आंशिक अनुवाद कहते हैं, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, सही बात है। तो जब मूल रचना के कुछ अंश का अनुवाद किया तो उसको क्या कहते हैं? आंशिक अनुवाद। जब पूर्ण अनुवाद का, जब प्रत्येक अंश का अनुवाद हो तो उसको पूर्ण अनुवाद कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका 56 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, स्रोत भाषा पाठ की भाषा, स्रोत भाषा पाठ की भाषा व्यवस्था के स्तर का लक्ष्य भाषा पाठ के में अंतरण या प्रतिस्थापन पर सीमित अनुवाद कहलाता है, बिल्कुल ठीक बात है। शब्द प्रति शब्द अनुवाद या शब्दशः अनुवाद में वाक्य रचना पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात, ये दोनों कथन बिल्कुल सटीक हैं, सही हैं, यानी कि आ और बा दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मूल पाठ के भाव और अर्थ को पूर्णतः व्यक्त करने को क्या कहते हैं? मूल पाठ के भाव और अर्थ को पूर्णतः व्यक्त करने को एक प्रकार से भाषा अनुवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाषा अनुवाद कहते हैं इसको। मूल पाठ के भाव और अर्थ को पूर्णतः व्यक्त करने को भाषा अनुवाद। अगला प्रश्न, भाष्य अनुवाद। अनुवादक के समक्ष चुनौती बनने वाली परिस्थितियां हैं, बताएं। अनुवादक के समक्ष चुनौती बनने वाली परिस्थितियां बताएं। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृतिगत भिन्नता, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दोनों भाषाओं की प्रकृति अलग होती है। स्रोत भाषा की अलग नेचर होता है, लक्ष्य भाषा का अलग होता है। ऐसे में दोनों भाषा के नेचर को समझना एक अनुवादक के लिए जरूरी होता है, तो वो कठिनाई होती है।
दोनों भाषाओं की आंतरिक और बाह्य रचना भी अलग अलग होती है, तो ये भी चीज़ें जाननी होती है। उचित संदर्भ भी आपको जरूरी होना चाहिए, यानी कि ये सारी चुनौतियां परिस्थितियां सामने आती हैं। एक अनुवादक के डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 59 नंबर, साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में अनुवादकता निम्नलिखित स्तरों में से किस स्तर पर उत्पन्न होती है? देखिए, साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में अनुवादकता निम्नलिखित स्तरों में से किस स्तर पर उत्पन्न होती है? देखिए, काव्य और नाटक की सूक्ष्मता और तरलता में, बिल्कुल ठीक बात है। लक्षण, व्यंजना, आकार, बिंब और रस, ये सब जो है स्तर में एक अनुवादक की अनुवादकता दिखाई पड़ती है। तुक, छंद और लय, इन सभी को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो प्रायः काव्य अनुवाद या जो एक प्रकार से होता है, काव्य अनुवाद बड़ा जटिल होता है। ऐसे में काव्य अनुवाद को सबसे पहले पढ़ करके उसके भावों को समझना पड़ता है, उसके बाद में फिर उसका अनुवाद अपने हिसाब से किया जाता है। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति के स्तर पर मतलब कि अनुवादता अनुवादता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अभिव्यक्ति के स्तर पर अनुवादता मतलब कि अनुवादता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में शब्द और वाक्य के स्तर पर जब भिन्न प्रकृति हो तब, शब्दों का संदर्भ और वाक्य रचना भिन्नता हो तब भी उत्पन्न होती है, और संस्कृति के अनुसार आदर अनादर, धर्म शिक्षा का ध्यान तब भी होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी स्थितियों में। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अनुवाद में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अनुवाद कैसे करेंगे? इम्पटी बेसेल मेक्स मच नॉइस, इम्पटी बेसेल मेक्स मच नॉइस, ये इसका अनुवाद होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, और आगे क्या है? भरी गगरिया चुपके जाए। अगला, तेते पांव पसारिए जेती चादर हो, यानी उतना ही पांव पसारिए जितना आपका चादर हो, उससे ज़्यादा पांव नहीं पसारनी चाहिए। इसका अनुवाद क्या होगा? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। ठीक है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। ठीक है, और तीसरा जो अनुवाद है आपका वो है अंधों में काना राजा, यानी जैसे जब कोई कुछ है ही नहीं, कुछ जैसे एक गांव है, उस गांव में कोई कुछ नहीं जानता है और थोड़ा सा एक व्यक्ति जान जाए तो वही अंधों में काना राजा हो गया। तो इसका मतलब होता है आप फिगर एमंग कीफर्स या काइफर्स। ठीक है, तो ये सभी बिल्कुल सही है, सभी के अनुवाद बिल्कुल सही। तो ये सब अनुवाद आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे अनुवाद को लेकर के, ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से 62 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, किसी विदेशी भाषा से भारतीय भाषा के अनुवाद की स्थिति में कौन सी क्षेत्रीयता परक सीमाएं सामने आती हैं? क्षेत्रीयता परक, विभावनामूलक, संस्कार और संस्कृति परक, वैचारिक और मानसिक, तमाम प्रकार की चुनौतियां, तमाम प्रकार की स्थितियां सामने आती हैं, क्षेत्रीयता परक सीमाएं ये सब आती है उपरोक्त सभी। 63 नंबर करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। 63 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य नहीं, यहाँ पर भी सत्य कर लें। देखिए, अनुवाद के लेखन प्रकार के उच्चारण और लिपि को ध्यान में रखा जाता है। अनुवाद के लेखन में लेखन प्रकार के उच्चारण और लिपि दोनों का ध्यान रखा जाए। यह 2 लिपियों के बीच संभव होता है और यह अनुवाद सोशल मीडिया में लोकप्रिय भी है। उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। 64 नंबर क्वेश्चन से भैया, प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के 2 भेद हैं। तो पाठधर्मी अनुवाद और प्रभावधर्मी अनुवाद। प्रक्रिया का आधार पर ये 2 एक प्रकार से होते हैं अनुवाद, प्रक्रिया के आधार पर पाठ्यधर्मी और प्रभावधर्मी। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन से, अनुवाद के अभिव्यक्ति सापेक्ष भेद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो अनुवाद के अभिव्यक्ति सापेक्ष भेद में व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद और संरचना सापेक्ष दोनों सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद में भाषिक तत्वों के विभिन्न स्तर पर 2 तरह के उपभेद हैं। पहला समग्र अनुवाद, दूसरा है परिसीमित अनुवाद। ये दोनों बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखें हिंदी अनुवाद में लगभग आपके 20 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे बेटा, जिसमें आपका सी ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सही होंगे, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगर होगा तो ये सही होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एक आता है डी ऑप्शन में, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी वाले भी लगभग आपके 100% में लगभग 90% क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें हो जब लास्ट में आपका हैं दिया हो, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चंस में हैं दिया हो और ऑप्शन नंबर मतलब डी में उपरोक्त सभी दिया हो, तो हमेशा यही सही होता है। जैसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के साधन है, अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी के परिभाषा कोश और विश्वकोश सभी सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन ये सभी साधन के रूप में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने में जरूरी है।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ये क्वेश्चन हमने बताया ही नहीं आपको। निम्नलिखित में से कौन से अनुवादक के गुण हैं? अब गुण हैं, किसी चीज़ की गुण विशेषता, गुण है, लाभ है, हानि है, विशेषता है, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। प्रकार है, किसने समर्थन दिया, ऐसे क्वेश्चन। तो वहाँ पर आपको देखें कि लास्ट में है जो लिखा है उसके लास्ट में बिंदु, यानी है लिखा है तब तो एक ही दो होगा, लेकिन अगर हैं लिखा हुआ है, हैं लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क से पहले हैं लिखा है, तो हैं के बाद में देखिएगा कि डी ऑप्शन में ऊपर सभी लिखा होगा अधिकतर में, और हमेशा वही क्वेश्चन करेक्ट आंसर होता है, वही डी ऑप्शन सही आंसर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन अनुवादक के गुण हैं? तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के भाषा विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी होना जरूरी है। दोनों भाषा के शब्दकोशों के बारे में, संदर्भ के बारे में, प्रयोग काल, स्रोत, बालाघात, अनुतान, सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा शैली विज्ञान की जानकारी, बहुज्ञता और उद्यमशीलता भी एक अनुवादक के पास होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी एक अनुवादक के पास होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी क्वालिटी विद्यमान होनी चाहिए एक अनुवादक के पास। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में। तो आप अगर नहीं भी जानते हैं तो आप डी और सी में अगर ए और बी दिया है उसको लगा के आएंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान, तुक्का लगाने के लिए ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो ऐसे करके अपना तुक्का सेट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं परीक्षा में। आगे देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी हिंदी द्विभाषिक कोश के रचयिता हैं? अंग्रेजी हिंदी द्विभाषिक कोश के रचयिता कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी हिंदी द्विभाषिक कोश के रचयिता कौन है? देखें, फादर कामिल बुल्के और डॉक्टर हरदेव बाहरी दोनों ने लिखा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर रचयिता हैं लिखा है ना, यहाँ पर प्लूरल नाउन हो गया, बहुवचन संज्ञा का प्रयोग, यानी दो लोग जाहिर सी बात होंगे या तीन लोग होंगे, तो यहाँ पर दो लोग ही लिखा, फादर कामिल बुल्के और डॉक्टर हरदेव बाहरी, दोनों ने एक प्रकार से अंग्रेजी हिंदी द्विभाषिक कोश की रचना करी है। तो सी ऑप्शन लगा देंगे। ऐसे अगला 70, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखें, तो अंग्रेजी में अभावात्मक विशेषण खास करके अन और इन उपसर्ग के योग से बनता है। बिल्कुल, जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर कम, अन या इन लग करके वो चीज़ें कभी से फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत के आ और अन उपसर्ग भी अभावात्मक विशेषण माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जो काम अंग्रेजी में अन और इन करते हैं वही संस्कृत में आ और अन उपसर्ग करते हैं। उपसर्ग जो शब्दों के आगे जोड़ करके शब्दों का अर्थ बदल दे, जैसे कि विकार, और विकार के आगे आ जोड़ दो तो आ विकार माने नहीं, मतलब विकारता नहीं। ठीक है, आ माने नहीं होता है। व्याकरण के साथ ही लोक प्रयोग भी का भी महत्व है। बिल्कुल, लोक प्रयोग का भी महत्व होता है व्याकरण के साथ। बिल्कुल सही बात है, नहीं ये सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किनके शाब्दिक अनुवाद की बजाय समाज में प्रचलित शब्दों या पदों का प्रयोग करना चाहिए? तो मुहावरा और लोकोक्ति के अनुवाद यानी शाब्दिक अनुवाद की बजाय समाज में जो उसका प्रचलित अर्थ है उसका प्रयोग करना चाहिए हमेशा। यानी मुहावरे और लोकोक्ति का अनुवाद करते समय हमको उसके शब्द के अनुवाद पर नहीं ध्यान देना है कि शब्द में क्या लिखा है, आपको वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि उसका समाज में अर्थ क्या प्रचलित है, समाज के लोग उसको किस वे में ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वहाँ पर आप डांसिंग वगैरह ना लिखें कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, वहाँ पर आप जैसे अधगल जली गगरी छलकर जाए, वहाँ पर आप गगरी और अधजल का अर्थ ना ढूंढें कि उसका अर्थ क्या होगा, उसका शब्दकोश ना ढूंढें, उसका मतलब क्या है, उसके अर्थ को वहाँ पर लिखें, उसका अनुवाद करें। ठीक है, जो प्रचलित है। 72 नंबर, अनुवाद विज्ञान पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत ही फेमस प्रश्न, परीक्षा में कई बार आई हुई पुस्तक है, बताएं। अनुवाद विज्ञान पुस्तक के रचयिता कौन है भैया? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। कैटफोर्ड ने अनुवाद की कितनी सीमाएं बताई? बहुत ही फेमस प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, याद कर लीजिएगा। कैटफोर्ड ने अनुवाद की सीमाएं कितनी बताई भैया? 2 सीमाएं बताई हैं कैटफोर्ड ने, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका 74 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न, ऋतु संहार का ब्रज भाषा में सवैया छंद में अनुवाद किसने किया? ऋतु संहार का ब्रज भाषा में सवैया छंद में अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। ठीक है, ऋतु संहार वैसे कालिदास की रचना संस्कृत में लिखी गई है, उसी का ब्रज भाषा में सवैया छंद में अनुवाद किया था श्रीधर पाठक जी ने। ठीक है, श्रीधर पाठक ने किया था ब्रज भाषा में, और यह है किसमें? संस्कृत भाषा में। किसने लिखा है? कालिदास ने, ऋतु संहार। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? ये भी कालिदास की रचना, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार। ठीक है, मेघदूत, ये सारी रचनाएं किसकी हैं?
किसकी है? कालिदास जी की। संस्कृत भाषा में लिखी है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास। परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछे गए, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था भैया? वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था हिंदी में अनुवाद। अगर यहीं पर पूछे कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद तो किया था किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। लेकिन जो है हिंदी में मतलब अंग्रेजी में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? जोन्स महोदय ने किया था। अंग्रेजी भाषा में किसने किया था? जोन्स महोदय ने किया था। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन उससे भी महत्वपूर्ण, सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हैं। मैकबेथ का साहसेंद्र साहस। मैकबेथ एक नाटक है, एक रचना है, अंग्रेजी की बड़ी फेमस रचना मैकबेथ, ठीक है। इसका साहसेंद्र साहस नाम से अनुवाद किसने किया? तो साहसेंद्र साहस नाम से अनुवाद मैकबेथ का किया है किसने? मथुरा प्रसाद चौधरी जी ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं पिछले साल। आगे देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि दो कृतियों की आत्मा या अंतस्तत्व एक है, केवल इनके रूप में मामूली अंतर है, तब वह रूपांतरण हुआ, यह किसका कथन है? बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। यदि दो कृतियों की आत्मा या अंतस्थ एक है, केवल इनके रूपों में मामूली अंतर है, तब वह रूपांतरण हुआ। रूपांतरण की परिभाषा डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। गोल्ड स्मिथ की कृतियों हर्मिट, डिटर्जेंट ब्लेज, मतलब कि हाँ डिजर्टेड, मतलब कि डिजर्टेंट ब्लेड, ट्रेवलर, इन सभी का अनुवाद विद्वान ने क्रमशः, यानी कि हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से, डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम के नाम से, और ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किसने किया? बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो हर्मिट का एकांतवासी योगी, ठीक है, डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से, और ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से अनुवाद जो किया है वो श्रीधर पाठक जी ने किया। किसने किया? श्रीधर पाठक जी ने। बड़ा फेमस प्रश्न है, 100% परीक्षा में तीनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप रट डालिएगा इन तीनों प्रश्नों को। इसके अलावा अगला प्रश्न 79 नंबर, यानी 80 नंबर क्वेश्चन, 79 कुछ भी कह लें। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो ऋतु संहार का ऋतु तरंगड़ी नाम से अनुवाद किसने किया, और यह किस प्रकार का अनुवाद है? तो ऋतु संहार का ऋतु तरंगड़ी नाम से अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ऋतु संहार का ऋतु तरंगड़ी नाम से अनुवाद करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था। ऋतु संहार कालिदास की रचना है। किसकी रचना है भैया? ये कालिदास की रचना है ऋतु संहार। और अनुवाद किसने किया इसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस नाम से? ऋतु तरंगड़ी नाम से। किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संस्कृत भाषा की हिंदी भाषा में किया। लेकिन किस प्रकार का अनुवाद है पूछा जा रहा है, तो ये भैया है छाया अनुवाद। कैसा अनुवाद है ये? छाया अनुवाद है, ये बात ध्यान रखें। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। अब इसके आगे आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 1 की वीडियोस ऑलरेडी आपके समक्ष आ चुकी है, उसको भी आप लोगों ने देखी होगी। उसको भी, उसमें लगभग 100 से अधिक क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।